मैं हूं सारसन। मैं रहमतुल्ला। आप जो है दोस्तों, आपको हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल तो चलते हैं दोस्तों। वीडियो में अब लोग सारी की वीडियो के पाकिस्तानी पार्लियामेंट में भारत की तारीफ है। तो जी बिल्कुल मौलाना मौलाना फजल रहमान है, मुझे लगता है ये तारीफ की है। तो फिर भी बात वीडियो देखते हैं, मजीद जानकारी मिलेगी क्या असल इशू है, उस पर फिर बात करते हैं। आप देखें ना, मौलाना फजलुर रहमान गो के उनका मसला ये है कि वो भी इस्टेब्लिशमेंट से मदद चाहते थे। इस्टेब्लिशमेंट ने उनको इग्नोर किया, वो सीटें नहीं जीत सके। अगर वो थोड़ी सी ज्यादा सीटें जीत लेते तो पॉसिबिलिटी ये है कि शायद वो बोलते ही ना। हमारे यहाँ ये तासुर है। सर, लेकिन हमारे यहाँ आर्मी चीफ पीएम नहीं चुनता है ना। हमारे यहाँ आर्मी चीफ सिविल इदारों के ऊपर अपने बंदे नहीं बिठाता है ना। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं, वीडियो है चीमा जी का, और इसका टाइटल है पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियन सेज इंडिया इज बिग सुपर पावर एंड पाकिस्तान इज अबाउट टू डिफॉल्ट। तो जी हाँ, ये मौलाना फजलुर रहमान की बात हो रही है। एक पब्लिक रिएक्शन हम लोग कर चुके हैं रियल एंटरटेनमेंट टीवी वाले का इस पर, लेकिन इस पर चीमा जी का पक्ष जो है वो सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों की बातें मायने नहीं रखती, लेकिन चीमा जी की बातें मायने रखती हैं, और वो पाकिस्तान में भी देखे सुने जाते हैं, तो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के करीबी बताए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि भाई ये क्या कहते हैं। या पहले काम करता हूं कि पहले मौलाना फजलुर रहमान की फिर से वो बातें सुनवा देता हूं, जिससे आपको भी क्लियर रहे कि क्या बातचीत चल रही है। सुनिए। हिंदुस्तान और हम एक ही दिन में आजाद हुए। 15 अगस्त 1947 को सुबह 8 बजे दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन ने इंडिया के गवर्नर जनरल का हल्फ उठाया और कराची में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह ने हल्फ उठाया। एक ही दिन हम आजाद हुए। आज वो दुनिया की सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है, और हम दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं कि डिफॉल्ट न हो जाए हम लोग। तो ये है वो बयान मौलाना फजलुर रहमान का जो उन्होंने पाकिस्तान की पार्लियामेंट में दिया है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस पे चीमा जी क्या कहते हैं। दोस्तों, अब पाकिस्तान के अंदर जैसे जैसे एक पॉलिटिकल अनसर्टन सिचुएशन जो है उसको ऑपोजिशन एक्सप्लॉइट कर रही है और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तैसे तैसे एक जो ग्रुप्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो जो तकरीरें करते हैं वो वायरल हो रही हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान की एक मजहबी जमात जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान, उनकी जो ये जो पार्टी है उसके सरबराह ने कल एक पार्लियामेंट के अंदर एक स्पीच की और कहा कि भारत जो है वो तो सुपर पावर बनने जा रहा है और हम जो हैं डिफॉल्ट होने के करीब हैं। ये जो लफ्ज़ हैं, जारी बात है इसको इंडियन मीडिया और इंडिया बड़ा हाईलाइट कर रहा है कि भाई देखो कैसा वक्त आ गया है कि जो मुल्क हमारे साथ आज़ाद हुआ था आज वो खुद मान रहा है कि हम जो हैं वो हार रहे हैं, हम पीछे हैं। अच्छा, जब आजाद हुआ था ये सही टर्म नहीं है। भारत आजाद हुआ था और पाकिस्तान नाम का एक नया देश बना था। तो ये हम कह सकते हैं कि हाँ, एक टाइम पर हम दोनों ने एक ही साथ चलना शुरू किया। 15 अगस्त 1947 से हम दोनों ने चलना शुरू किया। आजाद भारत हुआ था, पाकिस्तान नया देश बना था। अच्छा, जब होता ये है कि जब आप डाटा देखते हैं, जब आप इस क्वेश्चन को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों हमारे पॉलिटिशियंस इस तरह की स्पीचेस कर रहे हैं, तो वो फिर इसका कंपैरिजन करते हैं। वो कहते हैं जी कि इंडियन जो ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ रेट है, वो तो तकरीबन 7.6% पे चल रही है। मतलब ये एक लेवल बन चुका हुआ है। और अगर देखा जाए जो जिसे कहेंगे ना जीडीपी पर कैपिटा इनकम जो है, जिसे नॉमिनल कहा जाता है, वो तकरीबन 2600-2700 के करीब है। इसी तरह अगर आप देखें कि वहाँ पे जो इन्फ्लेशन रेट है वो 5% है, हमारे यहाँ पे 30% इन्फ्लेशन रेट है। 30% से भी ज़्यादा हमारा इन्फ्लेशन रेट है। करंट अकाउंट डेफिसिट आप देख लें भारत का, वो 1.2% है हमारा जो है उसका। अब एक्सपोर्ट देख लें, ठीक है जी, सिर्फ एक क्वार्टर में उनकी जो एक्सपोर्ट है, पहले क्वार्टर जनवरी से मार्च 2024 में वो $125 बिलियन की एक्सपोर्ट है। आप इमेजिन कर लें
ठीक है। सो इसीलिए दुनिया में 5वें नंबर पे बड़ी इकोनॉमी के तौर पे वो सामने आ रहे हैं। अब ये क्वेश्चन जो है ये पाकिस्तानी अब करने लग पड़े हैं, उन्होंने बात करनी शुरू कर दिया। कहाँ पे देखे ना, जीडीपी एक तरफ 3.678 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी हो, एक तरफ वो कह रहे हैं जी जो जीडीपी है वो 3.8678 ट्रिलियन, डिफरेंट किस्म के डाटा जिस पे आते हैं, इसलिए देयर इज नथिंग, एक कंक्लूजन नहीं है। पाकिस्तान की जीडीपी देख लें आप, वो 325 अरब डॉलर की, 30 अरब डॉलर की है जीडीपी हमारी। पर कैपिटा जो इनकम है वो 1400 डॉलर है। इंडिया 4 ट्रिलियन को हम पार कर चुके हैं सर। 4 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी हो चुके हैं। इंडिया इतनी बड़ी इकोनॉमी है, फिर भी 2500-2600 डॉलर। हम छोटी इकोनॉमी है, लोग भी थोड़े हैं, फिर भी 1400 डॉलर के करीब जो है वो आप 1450 डॉलर के करीब है। सो आप इसको देखें कि जब इस तरह की चीज़ें आती हैं सामने तो लोग, पॉलिटिशियन फिर बोलना शुरू कर देते हैं कि हमारी, और फिर सिर्फ ये चीज़ें नहीं हैं, ये सिर्फ ये वो नहीं है कि जी इन डाटा की वजह से लोग बोल रहे हैं, ठीक है, लोग और चीज़ों से भी बोलते हैं। अब लोगों ने इसलिए भी बोलना शुरू कर दिया बिकॉज एक पॉलिटिकल अनसर्टन सिचुएशन है। अब पाकिस्तान की पार्लियामेंट के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग रहा है कि ये जो पार्लियामेंट है, इज दिस पार्लियामेंट, has this parliament really been elected by the people, or the unelected forces have come up and they have brought all these people? अब ये क्वेश्चंस हैं जिनको बड़े पैमाने पे डिस्कस किया जा रहा है। अब देखें ना, मौलाना फजलुर रहमान गो के उनका मसला ये है कि वो भी इस्टेब्लिशमेंट से मदद चाहते थे, इस्टेब्लिशमेंट ने उनको इग्नोर किया, ठीक है जी, और वो सीटें नहीं जीत सके। अगर वो थोड़ी सी ज़्यादा सीटें जीत लेते तो पॉसिबिलिटी ये है कि शायद वो बोलते ही ना। हमारे यहाँ ये तासुर है। सो हर पॉलिटिशियन जो के पॉलिटिकली रेलिवेंट नहीं है, वो एस्टैब्लिशमेंट को बुरा भला कहता है। कोई पॉलिटिशियन ये नहीं कहता कि एस्टैब्लिशमेंट का रोल नहीं होना चाहिए। हर कोई ये कहता है कि एस्टैब्लिशमेंट का रोल हो, लेकिन वो हमें लाने में हो। ये जो रोल है, क्या इंडिया के अंदर भी ये बातें की जा रही हैं? उनके अंदर 50,000 और किस्म के मसले हैं, उनकी पार्लियामेंट के अंदर, उनकी डेमोक्रेसी के अंदर। हम देखते हैं कि किस तरह वहाँ पे भी हुकूमतें जो हैं वो लोगों को अपनी मर्जी का नैरेटिव दिखाती हैं। मीडिया मैनेज किया जाता है, कहा जाता है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो बिल्कुल ही, अब उसकी तो वैल्यू ही कोई नहीं रह गई। ये अब इंडिया के लोग ही ये कहते हैं कि जो इंटरनल मीडिया है उसकी वो वैलिडिटी नहीं रही जो पहले हुआ करती थी, ठीक है जी। सो ये फैक्टर्स जो हैं दे आर देयर। सर लेकिन हमारे यहाँ आर्मी चीफ पीएम नहीं चुनता है ना। हमारे यहाँ आर्मी चीफ सिविल इदारों के ऊपर अपने बंदे नहीं बिठाता है ना, जो रिटायर्ड फौजी हैं। अभी लेटेस्ट, चीमा साहब आपको तो पता होगा, पंजाब पब्लिक कमीशन, वहां पर लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का बंदा जो रिटायर हुआ, वो बंदा जाके बैठ गया वहां पर हेड बन के। आप मेरा मतलब समझिए। और ये पाकिस्तान में बहुत आम है। आपकी स्पेस एजेंसी सुपार्को, पिछले 4 हेड के नाम बताइए आप कौन है वहां पर? सारे फौजी बैठे हैं वहां पर। तो ये तो हो रहा है आपके यहां, लेकिन आप उनकी बात नहीं करेंगे। आप कह रहे हैं जो भारत की मीडिया, पाकिस्तान की मीडिया में क्या हो रहा है? आपका ट्विटर बैन है, 1 महीने से ज्यादा हो चुका है। पाकिस्तानी मीडिया भोंपू बनी हुई है सरकार की और आर्मी की। और अब तो बेचारे जो यूट्यूबर्स हैं जो पब्लिक रिएक्शन ले रहे थे, उन पर तक लग गई पाबंदी। अब वो भी बेचारे कहने पर मजबूर हैं कि भैया हमें तो नोटिस दे दिया जाता है भारत की तारीफ करने पर, भारत के बारे में कुछ बात करने पर। सुनिए ये शोएब चौधरी की बातें। लेट्स सपोज आप अगर बात करते हैं या मैं बात करता हूँ या कोई भी बात करता है, उसे नोटिस आ जाता है, उसे किसी इदारे की तरफ से वार्निंग दे दी जाती है। और आप कहते हैं कि भारत की मीडिया में प्रॉब्लम है। अरे भारत की मीडिया में प्रॉब्लम होती तो राणा अयूब ना बोल रही होती, आरफा खानम शेरवानी यूं ना बोल रही होती, ध्रुव राठी यूं ना बोल रहे होते,
अजीत अंजुम यूं ना बोल रहे होते, अभिसार शर्मा यूं ना बोल रहे होते। अरे उनको बोलने की आजादी तो है, वो अपनी बात तो रख रहे हैं। देखिए मत अलग हो सकते हैं, मेरा मत नहीं मिलता बीजेपी से, मैं उसको क्रिटिसाइज करूंगा, लेकिन क्रिटिसाइज करने का मौका प्लेटफॉर्म भी तो होना चाहिए ना, उस पर तो कोई रोक नहीं होनी चाहिए। वो है तो सही। मेन स्ट्रीम मीडिया बिक गई है, चलिए सोशल मीडिया तो नहीं बिक रही, और जो नहीं बिक रहे हैं वो बोल रहे हैं, ये भी मान लेते हैं, गला तो नहीं दबाया जा रहा। लेकिन पाकिस्तान में तो बेचारे छोटे छोटे यूट्यूबर्स तक का गला दबा दिया गया भाई। कई यूट्यूबर्स ने तो काम ही बंद कर दिया, चेंज कर दिया, व्लॉगिंग करने लगे बेचारे। अब हो सकता है कल को आपको थोड़ी शर्म आ जाए, हम लोग जो बातें उठा रहे हैं वो आपको शर्म आ जाए, तो आपको कह दो कि चलो भैया जो करना है करो। लेकिन ये तो हुआ ना। कल को क्या पता आपके ऊपर भी आ जाए चीमा जी। फौज तो किसी की सगी नहीं है ना, वरना सगे तो अरशद शरीफ भी थे। अरशद शरीफ थे ना फौज के बहुत करीबी, उठना बैठना बड़े बड़े जर्नैलों के साथ उनका होता था। क्या हुआ उनका? कीनिया में मारे गए, मार दिया आपकी एजेंसी ने उन्हें, आपकी फौज ने। कीनिया में भाग के बेचारा पहुंचा था वहां पे छुपने बचने, कि शायद दूसरे देश में जान बच जाएगी। और आप कहते हैं कि भारत की मीडिया ऐसी और ऐसी। ठीक है। सो हमारे यहाँ मौलाना फजलुर रहमान को इतराज़ ये नहीं है कि आप नवाज शरीफ को और क्यों लेके आए हैं, या फलां पार्टी को क्यों लेके आए हैं। उनको इतराज़ ये है कि हमें लाया जाए। ठीक है जी। अब वो इतराज़ ये है कि इस्टेब्लिशमेंट का किरदार जो है वो हमें लाने में हो। मैं तो शुरू से एक चीज़ जो है उसका शोर डाल रहा हूँ। एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, जितनी मेरी एक कॉमन सेंस है, जो चीज़ों को मैं रीड करता हूँ, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में अगर किरदार होना चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ अवाम का होना चाहिए। लेकिन ये हमारे जो पॉलिटिशियन हैं, ये क्या करते हैं कि ये हेल्प मांगते हैं। इमरान खान जेल में बैठा हुआ है, लेकिन वो हेल्प एक चीज़ की मांग रहा है कि मैंने फौज से बात करनी है। वो ये नहीं कहता कि मैंने सियासतदानों से बात करनी है। मैं तो इस चीज़ को, जिसे आप कहेंगे ना, मेरी तो ये चीज़ समझ से बाहर है कि आप बात किससे करना चाहते हैं। हमारे सियासतदान एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते, वो फौज से बात करना चाहते हैं, वो जुडिशरी से बात करना चाहते हैं। तो हम इंडिया के अंदर कम से कम ये तो नहीं है। वहां पे सियासतदान मैदान में है, खाड़े में है। राहुल गांधी का और नरेंद्र मोदी की आपस में 50,000 किस्म के मसले हैं कि राहुल गांधी को जेल भेजा गया, उसको उससे घर छीन लिया गया, जो आजकल वहां पे वो कांग्रेस पार्टी बोल रही है। लेकिन वहां पे फौज का तो उस तरह किरदार की बात नहीं हो रही। वो ये थोड़ी एक दूसरे को कहते हैं कि जी हाँ हमें फौज पावर में लेके है। वो ऐसे थोड़ी कहते हैं। वो तो अपनी बात करते हैं कि हाँ जी हमें अवाम की ताकत से पावर में आना है। ठीक है जी, हमें अवाम की ताकत से पावर में आना है, ये क्वेश्चन है। हमें इस चीज का जवाब देने की जरूरत है कि हम कब ये कहेंगे कि अवाम जो है उसकी वैल्यू है, या उसकी क्रेडिबिलिटी है, या अवाम का एक उसके वोट की ताकत है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं कह रही, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस पे कमेंट नहीं कर रही। सारे के सारे लोग एक ही कमेंट कर रहे हैं, और फिर वो जारी बात है इंडिया का डिस्कस करते हैं कि जी देखिए इंडिया सुपर पावर बन गया जी, उनकी इकोनॉमी कितनी है जी, आज उनके साथ सारे बैठने को तैयार हैं। वो सारे उनके साथ बैठने को तैयार हैं। हमारा वजीर आजम जाता जिथे जाता कहना पायन में से सैलाब आ गया सीधे रोड गया सा, फ्लड डैमेज एंड इकोनॉमिक लॉसेस। हमने वो सैलाब का जो है ना, हमें तो ये चीज़ें डिस्कस, लोगों से जाके तरले मिलते हैं, माफिया को मांगते हैं, हमें इस चीज़ के पैसे दे दो, इस चीज़ के पैसे दे दो। हमें एक दफ़ा एक बड़ा, अरे सैलाब से और उससे याद आया, अभी जो पाकिस्तानी ये माहौल बना दिया है ना उन लोगों ने कि भाई देखो यूएई में मौसम खराब, ये तूफान आ रहा है, बाढ़ आ रही है, सब हिंदू मंदिर बनने की वजह से हो रहा है। आज ही मैं खबर पढ़ रहा था कि ऐसा काम तो आपके खैबर पख्तूनख्वा में भी हुआ और 143 लोगों की जान चली गई है।
143 या 140 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है अनयूजुअल वेदर, बारिश और इससे। यूएई में तो लोग नहीं मरे ना ऐसे। वहां हिंदू मंदिर से अगर ये अजाब आया है तो ये आपके केपी में क्या आया है भाई? इसको क्या कहेंगे? यहां तो लोग मर रहे हैं, 140 से ज्यादा लोग मर गए। यहां पर किसका अजाब आया भैया? यहां पे कौन सा हिंदू मंदिर बना? हाँ बताओ, बोलो बोलो। वहां तो रेगिस्तान में बारिश हो रही है हिंदू मंदिर बनने से। रेगिस्तान में बारिश होना समझते हैं क्या होता है? चमत्कार होता है ये। और यहां तो आपके यहां बंद नहीं साहब, अनयूजुअल वेदर, अनसर्टेन वेदर, वही है जिसके बारे में आप वहां पे बात कर रहे हैं, ठीक वैसे ही आपके यहां भी हुआ है। अब बताइए, ढूंढो ढूंढो, अजाब है कि क्या है? बड़ा मैं सीनियर शख्स से मिला तो उन्होंने कहा जब हम जाके पैसे मांगते हैं बड़ी शर्म आती है। भाई क्वेश्चन ये है कि आप जाके जब पैसे मांगते हैं तो बड़ी शर्म आती है, तो आप जब वापस आते हैं पैसे मांग के तो आप कितनी कोशिश करते हैं कि वो जो एलीट का, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी का, हमारे लोगों का स्टाइल है उसके अंदर जो है वो नॉर्मल तरीके से लोगों को महसूस किया जाए कि आपके नाम पे जो पैसे बाहर से लेके आए उसका हम ज़ाया नहीं करेंगे, उसको ज़ाया नहीं कर रहे। इसमें कितनी कोशिश करते हैं। ये तो जरूर कहते हैं कि पाए इंसान बड़ी शर्म आती है। अभी उसके लिए ठीक है, अब क्लाइमेट चेंज के लिए तो आप जाके दुनिया से मांगते हैं कि साढ़े हालात बड़े खराब ने, साढ़े फ्लड आ जाने ने, क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास कोई स्टेट ऑफ द आर्ट दुनिया में ऐसा कोई सेंटर नहीं है। क्या हमको ऐसा सेंटर ही मांग लेते दुनिया से कि भाई हमारे यहाँ आके स्टडी करो? सो एजुकेशन पे देख लें, हेल्थ पे देख लें, ये इन सारे एरियाज में देख लें। आज भी पाकिस्तान के जो दो एरियाज हैं बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, दे आर नॉर्मली कॉन्फ्लिक्ट जोन। द पीपल इन पंजाब एंड सिंध दे डोंट लाइक टू गो इन दोज एरियाज। उसकी सिंपल रीजन है कि वो समझते हैं कि यार वहां पे जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाना है। वो समझते हैं पता नहीं क्या हो जाएगा हमारे साथ, वो इस चीज को लेकर के बैठे हुए हैं लोग। तो फिर ये क्यों ना मौलाना फजल रहमान कहेंगे? हालांकि मैं आपको मौलाना फजल रहमान के बारे में बताऊं, नॉर्मली मैं ये जो राइट विंग कंजर्वेटिव और ये दकियानूसी, ये बैकवर्ड माइंड के जो लोग हैं, मैं इनकी तारीफ नहीं करता, लेकिन मैनी पीपल डू नॉट नो मेरी जो पीएचडी का थीसिस है दैट इज ऑन द पॉलिटिकल इस्लाम। सो मैंने मौलाना फजल रहमान की पार्टी की जो पॉलिटिक्स है उसको भी थोड़ा स्टडी किया हुआ। और मौलाना फजल रहमान बीइंग एन इस्लामिस्ट, एक मौलवी होने के नाते, ही वाज द वन बिकॉज ऑफ होम जिसने कोल्ड वॉर के जमाने में अमेरिका और सऊदी अरब के से जो पैसा आ रहा था उससे मदरसे बनाए, मुजाहिदीन बनाए, अपना नेटवर्क बनाया, सारा कुछ किया। और आज जब हुकूमत ने कहा कि हम दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ेंगे और हम ऐसी आइडियोलॉजी और ऐसे माइंडसेट जो कि दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है उसको रोकना है, तो मौलाना फजल रहमान स्टूड विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। और उसने कहा बिल्कुल ठीक है। यही वजह है कि आप अगर डाटा निकाल के देखें तो ये जो मौलाना फजल रहमान है, जो कि मौलवी साहब है, जिनकी ये मैंने पिक्चर इस्तेमाल की हुई है, इनके ऊपर ज्यादा दहशतगर्दाना वाकयात होते हैं, इनके ऊपर ज्यादा सुइसाइड अटैक हुए हैं एज कंपेयर टू द मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी। इमरान खान के ऊपर शायद एक भी कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ, वी विश के ना कभी भी हो। नवाज शरीफ के ऊपर कभी भी नहीं हुआ, इनके ऊपर ज्यादा होते हैं बिकॉज दहशतगर्द कहते हैं कि ये हमारा हिस्सा थे और अब ये हमारा हिस्सा नहीं है, इन्होंने हमें छोड़ा है। ये कहते हैं कि हमने वो जो आइडियोलॉजिकल सप्लाई लाइन थी दहशतगर्दों की वो हमने बंद की है, नजरियाती सप्लाई लाइन, हमने उनको वो सपोर्ट करना नजरियाती तौर पर बंद कर दिया। तो भैया पाकिस्तान के एक मशहूर पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर कमर चीमा ने ये ऑन कैमरा स्वीकार किया कि मदरसों में मुजाहिदीन बनाए जाते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने बनाए। मदरसों की संख्या आप सोच सकते हैं दिनों दिन पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है। और पाकिस्तान में मदरसे में क्या होता है ये बता दिया इन्होंने, डॉक्टर कमर चीमा ने। तो मैं दर्शकों से ये अपील करूंगा कि डॉक्टर कमर चीमा का ये हिस्सा लेकर हमें अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इनको पहुंचाना है, FATF से लेकर बाकी जगहों पर। देखिए भाई, पाकिस्तान के
पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं, और वो ये स्वीकार कर रहे हैं कि भाई मदरसों में क्या होता था और अभी भी क्या हो रहा होगा। बहुत जरूरी है, पॉइंट पकड़ने बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार मुंह से बातें निकल जाती हैं और लोगों को पता नहीं होता कि वो क्या बोल गए हैं। समझ रहे हैं? तो लग जाइए काम पर। और ये फिर अपनी कंप्लेन भी करते हैं हुकूमत से कि भाई आप हमने तो हुकूमत के लिए बड़ा कुछ किया, हुकूमत हमारी। सो यही वजह है कि अब क्वेश्चन ये है कि जब पॉलिटिशियंस अवाम से वोट लेके आते हैं तो वो वोट के मैंडेट की इज्जत होनी चाहिए, ताकि पार्लियामेंट के अंदर लोगों को एहसास हो, फिक्र हो, जिम्मेदारी हो कि हाँ जी हम जो वोट लेंगे, ठीक है जी, वो वोट हम अवाम से लेके आए हैं, हमें उस वोट की इज्जत करनी है, रिस्पेक्ट करनी है, वो ये कहें। एंड देन फिर वो वोट को वाकई डिलीवर भी करें। अगर वो लेके आते हैं और बाद में जो चेंज कर लिए जाते हैं तो फिर क्या रह जाना और क्या नहीं रह जाना। आज नरेंद्र मोदी की वो तारीफ कर रहे हैं, आज भारत की वो तारीफ कर रहे हैं। शायद बहुत सारे हमारे व्यूअर्स को नहीं पता होगा कि मौलाना फजलुर रहमान की जो पार्टी है, इनकी बुनियाद भी इंडिया में ही उस वक्त रखी गई थी, और ये JUI जो है वो इंडिया में, इनकी पार्टी की एक शाख इंडिया में भी मौजूद है, लेकिन अब उनके दरमियान वो कनेक्शन या वो राब्ते अब नहीं रहे बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम में जैसे तब्दीलियां आई और जो कुछ भी हुआ। सो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क्लास है उसको एक दूसरे के साथ बैठ के वंस फॉर ऑल इस मसले को हल कर लेना चाहिए। दे नीड टू डिस्कस कि ये भाई इससे बाहर निकले, छोड़ें ये बातें, छोड़ें ये सिलसिला और साथ बैठ के मसले हल करें। देखें इंडिया के अंदर वो अब नरेंद्र मोदी क्यों 400 सीटें चाहते हैं? देयर इज अ क्वेश्चन, व्हाई ही नीड्स 400 सीट्स, व्हाई ही डजंट वांट अ सिंपल मेजॉरिटी, बिकॉज ही वांट्स टू चेंज द सिस्टम। मैं वैसे एक बात बताऊं, मैंने पहले भी आप लोगों से ये डिस्कस की होगी कि ये जो मौलवी साहब हैं, पाकिस्तान के मौलवी और भारत के जो राइट विंग मजहबी लोग हैं, इनमें जमीन और आसमान का फर्क। पाकिस्तान के जो मजहबी लोग हैं, इन्होंने फौज की मदद के साथ मुल्क में इस्लामी निज़ाम को की इम्प्लीमेंटेशन की कोशिश की। भारत के जो दाएं बाजू के राइट विंग, ये जो RSS जैसे ग्रुप्स हैं, दे आर डूइंग ऑल दैट। ये इंडिया के अंदर अगर हिंदू राष्ट्र या हिंदू जो रियासत है उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं, तो दे आर डूइंग इट विद द सपोर्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक फोर्सेस, दे आर डूइंग विद द सपोर्ट ऑफ द पार्लियामेंट, they are doing with the support of the people of India, with the votes। ये मैं आपको बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। देखें दाएं बाजू की जितनी भी ताकतें होती हैं, राइट विंग जितने भी फोर्सेस होती हैं, दे रियली वांट कि उनका जो सिस्टम है वो अपने सिस्टम में वो कर सकें जो वो चाहते हैं, ठीक है, वो अपनी मर्जी का निज़ाम नाफज कर सकें, वो अपनी मर्जी का निज़ाम नाफज कर सकें, ये उनका दिल करता है, जो उनका हक भी है, ठीक है, वो करना चाहते हैं तो दैट्स दे शुड डू इट। बट द क्वेश्चन इज कि हम लोग जो हैं, हमारे जो मौलवी साहिबान हैं, इन्होंने हमेशा अवाम के वोटों का सहारा नहीं लिया, ठीक है जी, इन्होंने कभी अवाम के वोटों का सहारा नहीं लिया, ठीक है जी, अवाम के वोटों का सहारा नहीं लिया इन्होंने कभी भी। इन्होंने हमेशा जो सहारा लिया है वो फौज का लिया है, एस्टैब्लिशमेंट का लिया है। इसलिए लिया है चीमा साहब क्योंकि फौज ही वहां पर चीजें तय करती है, फौज ही वहां पर सरकार बनाती है, फौज ही वहां पर PM बनाती है, फौज ही वहां पर CM बनाती है, फौज वहां पर बड़े बड़े इदारों पर अपने लोगों को बिठाती है, क्योंकि पूरा पाकिस्तान फौज चलाती है सर। इसलिए फर्क है। हमारे यहां यह काम डेमोक्रेटिक तरीके से होता है। हमारे यहां वोट दिए जाते हैं तो पार्टी जीतती है, पार्टी जीतती है तो PM चुना जाता है, वो चाहे कांग्रेस हो, BJP हो, CM भी वैसे बनता है, वोट देकर बनता है। कोई फौज का बंदा आके या एजेंसी का बंदा आके नहीं चुनता कि ये CM बनेगा, ये फलाना PM बनेगा। ये फर्क है। हमारे यहां हर चीज डेमोक्रेटिक तरीके से की जाती है। अगर राइट विंग अपनी 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 विचारधारा ला रही है तो वो लोगों से बात करके लोगों के बीच जाकर ला रही है, वो कोई गैर कानूनी तरीका अपना कर नहीं ला रही है।
या लेफ्ट विंग वाले या इस्लामिस्ट जो भी हैं हमारे देश में भी हैं, जो अपनी विचारधारा को लेकर आ रहे हैं, वो भी इसी डेमोक्रेटिक सेटअप में लेकर आ रहे हैं। वो इस डेमोक्रेटिक सेटअप का फायदा उठाते हैं। तो हमारे यहां जो काम है वो डेमोक्रेटिक हो रहा है। अगर यूसीसी आएगा तो डेमोक्रेटिक तरीके से आएगा, वो थोपा नहीं जाएगा, वो डिक्टेटरशिप की तरह नहीं आएगा। वो कानून बनेगा, अध्यादेश आएगा, बाद में उस पर मुहर लगेगी, कानून बनाया जाएगा उस पर, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर, एक देश के कानून पर। वो डेमोक्रेटिक पॉलिसीज के तहत आएगा, वो डेमोक्रेटिक तरीके से आएगा। और रही बात पाकिस्तान फजलुर रहमान की तारीफ करने की, तो करेंगे ही ना, क्योंकि देखिए अब है इंटरनेट का जमाना, दुनिया अब लिख पढ़ रही है। पहले वाली आवाम नहीं रही है पाकिस्तान की भी कि उसके पास इंफॉर्मेशन पहुंचने ही मत दो, बाढ़ कर दो। हालांकि कोशिश यही की जा रही है पाकिस्तान में कि भाई यूट्यूब बंद कर दो, ट्विटर तो बंद है ही, बाकी भी सोशल मीडिया बंद कर दो, पूरा सोशल मीडिया ही बंद कर दो, ताकि लोगों तक अगल बगल की खबरें नहीं पहुंचे। अगल बगल की अगर खबरें पहुंचती हैं कि भारत ने अंडर वाटर टनल बना ली, तो वो कहेंगे कि हमारे यहाँ क्यों नहीं है। अगर भारत से खबर पहुंचती है कि भारत में तो 24 घंटे की बिजली मिलती है, कोई बिजली की लोड शेडिंग नहीं है और बड़ी सस्ती बिजली है, तो आपके यहाँ सवाल लोग पूछेंगे हमारे यहाँ क्यों नहीं है। जब लोगों को पता ही नहीं होगा कि पूछना क्या है, बात किस पर करनी है, तो लोग वही सोचेंगे, वही मानेंगे, वही स्वीकार कर लेंगे जो सरकार कहेगी या पार्टियां कहेंगी। तो ये फर्क है भारत और पाकिस्तान में। और अभी तो और तारीफें आएंगी सर, आप भी बीच बीच में तारीफ कर देते हो, अभी तो और तारीफें आनी हैं। और इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी इमरान खान से। जब इमरान खान ने अपनी रैली में हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की बातें सुनाई थी, वीडियो चलाया था, सुनिए। अब मैं आपको दो मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स दिखाना चाहता हूं। पहले हिंदुस्तान का फॉरेन मिनिस्टर, उसको हुक्म दिया, उसको कहा कि जनाब आप रूस से तेल ना खरीदें, तो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा ये देखें। India is being asked, are you funding this war? Tell me, buying Russian gas is not funding the war? I mean, why is it's only Indian money and oil coming to India which funds, but it's not gas coming to Europe which funds? I mean, I don't know, somewhere, I mean, let's be a little even-handed out here. If countries in Europe and the West and the United States are so concerned, why don't they allow Iranian oil to come into the market? Why don't they allow Venezuelan oil to come into the market? I mean, they've squeezed every other source of oil we have. And then say, okay guys, you must not go into the market and get the best deal for your people. ये फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने कहा कि रूस से तेल ना खरीदो। उसने आगे से कहा, तुम कौन होते हो मैं कहने वाले, यूरोप खरीद रहा है तेल उनसे, हमारे लोगों की जरूरत है, हम खरीदेंगे। ये होता है आजाद मुल्क। और इसके बाद जो इमरान खान के सपोर्टर थे, जो युवा हैं, जो इंटरनेट चलाते हैं, जिनके हाथ में स्मार्टफोन है, उन्होंने भारत पर धीरे धीरे सर्च करना शुरू किया, जानना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया। और जब उनको सच्चाई धीरे धीरे पता चलने लगी, तो आज वही लोग आपकी फौज के खिलाफ बोल रहे हैं। आज वही लोग आपके फौज के खिलाफ हैं, नाराज हैं उससे। वो समझ गए हैं कि फौज का सारा खेल जो है वो फौज का किया धरा है। तो फौज चाहती है कि अब ये काम ना हो। अगर मुझे पता ही नहीं चलेगा कि सामने वाला पैदल जा रहा है, साइकिल से जा रहा है, या उसके पास BMW आ गई है, या हवाई जहाज से जा रहा है, तो मैं किसी चीज की डिमांड ही नहीं करूंगा, मैं कंपेयर ही नहीं कर पाऊंगा। जब मुझे पता नहीं कि सामने वाले के पास क्या है, मैं तो समझूंगा कि यार मेरे पास साइकिल है, यही बहुत बड़ी बात है। यह है सोच, नैरेटिव बदलना इसे ही कहते हैं। तो दोस्तों आप बताइए कि क्या मौलाना फजलुर रहमान ने जो भारत की तारीफ की है, उसका असर पाकिस्तान पर पड़ेगा या भारत पर पड़ेगा? कमेंट में जरूर बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। बिल्कुल जी, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, आपने भी सुना, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने की है तारीफ। बल्कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने वीडियो के एंड पर आपने देखा, इमरान खान भी अपनी जलसों के अंदर डॉक्टर जयशंकर के वीडियो क्लिप चलाते रहे, ये हमने खुद देखी है, अल्लाह साहब ने भी दिखा दिया। तो भाई जो आज़ाद ख्वाजा पुलिस वो असल में इंजॉय इंडिया ही कर रहा है। मैं तो बहुत बड़ा मोतरफ हूँ, बहुत बड़ी कदरदान हूँ डॉक्टर जयशंकर का, जो उन्होंने इतना बोला था ना यूरोप के अंदर बैठ कर,
मतलब जिसका लुब्बे-लुबाब यही था कि यूरोप अपने मसले को समझता है कि सारी दुनिया का मसला है, और जो दुनिया का मसला है उसको यूरोप अपना मसला नहीं समझता। और इसका मतलब है डॉक्टर जयशंकर ने उनको तरीके से चपेट मारी थी कि आप दुनिया के मसले को भी अपना मसला समझें, अब आंखें ना बंद किएगा। और ये सिर्फ इंडिया ही है जो उधर ही बैठ कर उनके यहाँ बैठ कर ये जवाब दे सकता है। देखें कि ये मैं तो उसके बाद चौंक गया था कि ये डॉक्टर जयशंकर ने क्या बोल दिया, क्या बोल ये सब कुछ होता है अपने दम पर। जब खुद से देखें कि वाकई गुलाम की, ये भिखारी की कौन सी जिंदगी होती है। वो अपने मालिक को या जिससे आका से जिससे पैसे लेता है उसको थोड़ी ना बोल सकता है। अब पाकिस्तान की अब बात करें, अमेरिका को थोड़ी ना बोल सकता है। अगर बोलेगा, हमारी आर्मी की बात करें कि जो इसराइल कर रहा है उधर फलस्तीन में, अगर आज हम मुसलमान हैं, अगर हम उनसे पैसे ना लेते होते, डॉलर ना लेते होते, तो हम आज वहाँ पर कोई ना कोई एक्शन करते हैं। लेकिन हमारी यही कंडीशन है कि हमारे यहाँ पर कोई भी रैली निकलती है, कोई भी उनके लिए मतलब कि लोग इजहार मोहब्बत करते हैं, तो उसको भी पाबंदी है, कोई नहीं निकालने देते। सिर्फ वजह क्या कि हम डॉलर ले लें। तो अमेरिका जो इंडिया है वो तो अपने दम पर सब कुछ कर रहा है, तो अपने दम पर ही उसने जाकर बोला है। पाकिस्तान तो इस तरह नहीं बोल सकता, और आने वाले दिनों में भी मुझे नहीं बोलेगा। आलोक सर को इस बात से बड़ी ही उलझन होती, सच भी है, उलझन होनी भी चाहिए कि पाकिस्तान पहले नहीं था। अगर पाकिस्तान होता तो पाकिस्तान आज़ादी हासिल करता। पाकिस्तान बाद में नाम रखा गया, पहले तो नाम भी नहीं था। हाँ, एरिया कह सकते थे। हाँ, जो उन्होंने टर्मिनोलॉजी बाद में इस्तेमाल की, इकट्ठी दौड़ शुरू की है, इकट्ठी रेस शुरू की है पाकिस्तान इंडिया, तो ये बात मानी जा सकती है एक दिन ही दोनों ने स्टार्ट लिया था। आज इंडिया, अगर मैं रेस की बात करूँ, 100 मीटर की रेस है, तो आज पाकिस्तान 10 मीटर पर खड़ा और इंडिया 100 मीटर भी पार कर चुका है। नहीं, देखिए कि वाकई इंडिया के लोगों ने ज़्यादा मेहनत की, और उससे सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि जो वहाँ की आर्मी थी ना, उसने इन्वॉल्वमेंट नहीं की। हाँ, इन्वॉल्वमेंट नहीं की भाई। उसने जो एमरजेंसी लगी है, मुझे लगता है इंडिया में एक इंदिरा गांधी के मौके में, हाँ, एमरजेंसी लगी है। पाकिस्तान में 3 क्लियर लगे हैं, मार्शल लॉ और एक एमरजेंसी पाकिस्तान में लगी है। इंडिया में सिर्फ एक मरतबा एमरजेंसी लगी है सिर्फ, तो ये मेन डिफरेंस भी है। उसके बाद सारी की सारी गेमें अब में हम सारा पता चल चुका, गेमें कैसे डालते हैं। इस सारी की सारी गेमें ISI डालती है, एजेंसीज डालती हैं, ISI है, IB है, या FI एजेंसी नहीं है, वो तो एक इदारा है। एजेंसी मतलब खुफिया, जिनके बंदों का पता नहीं होता कि शायद मैं भी हो सकता हूँ ISI का एजेंट हो सकता आप हो, कोई पता चलता है नहीं। मैं इस गंदी तंजीम का यार मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल। तो इस पर ब्लेम भी लगाया था इमरान खान ने, वो शहीद आशीष वाला, वो भी लोग ने दिखाया। तो मीडिया की बात हुई ना, तो मीडिया में आकर बोला था फिर लोग साहब ने कि मीडिया हमारा नहीं, आपको कंट्रोल मीडिया है। शहीद आशीष थे जिन्होंने इस आर्मी के खिलाफ बोला था, सिर्फ एक स्टेटमेंट दी थी, वो स्टेटमेंट मुझे आज भी याद है। शहीद आशीष के अल्लाह को जन्नत अता फरमाए, उन्होंने बोला था कि आर्मी चीफ 22वें ग्रेड का वजीर आज़म के अंडर एक मुलाजम है, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो इसकी उसको सजा मिल गई, आप भुगतो, चला गया। और इमरान रियाज खान ने ऑन द स्पॉट बोला था, टक्कर के लोग मिले हैं। हाँ, उसने कहा था, ठीक है ना, उन्होंने उसकी भी बत्ती गुल कर। लेकिन इमरान रियाज खान ने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, वो आज भी वैसे ही बोल रहे हैं जैसा पहले बोलते थे। उनकी जुबान के अंदर टस से मस कोई फ़र्क नहीं होता, मुझे मार दो, लेकिन जो हक की बात है मैं वो करता रहूँगा, चाहे मैं शहीद आशीष की तरह मारा गया, शहीद कर दिया गया। यार लेकिन ये समझ नहीं आती कि उनको मारा क्यों नहीं गया। हालांकि उनको मारना तो कोई इतनी बड़ी बात तो है नहीं। मारा क्यों नहीं गया? क्योंकि आपको पता है खुफिया तौर पर उठाया गया है, तो जारी बात, जब खुफिया तौर पर उठाया गया है तो पूछगछ किससे होनी थी? खुफिया एजेंसियों से। अगर खुफिया एजेंसियों से होती है तो साफ आता है, चले फिर भी कंट्रोल साफ आता है, लेकिन साफ ही है, पूरी दुनिया के साथ उनके लिंक्स होते हैं, पूरी दुनिया को सुन रही होती है, लोग आवाज़ उठाएंगे। अगर शहीद आशीष के मरने पर देख ले कितनी पाकिस्तान की हर्जा सराई हुई, कितनी बेइज्जती हुई, कितना बड़ा टॉप का एक सहाफ़ी जो है, यकीन करें उसके साथ कोई खूनी रिश्ता नहीं था, उसके साथ ना ज़िंदगी में कभी मुलाकात हुई, ना कभी ज़िंदगी में ऐसा सोचा था कभी उनके लिए ऐसी फीलिंग्स आएंगी। शहीद आशीष की तरह जब वो शहीद की, अगर यकीन कर जाए, अंदर से दिल फट गया था।
यार एक सच बोलने वाला साफी आज हमारे दरमियान नहीं है। हालांकि उस शहीद अर्शद शरीफ ने वो साफी थे जो ऑन बॉर्डर पर जाकर बॉर्डर पर फिल्म किया ड्यूरिंग फायरिंग। मैंने वीडियो खुद देखी है। ड्यूरिंग फायरिंग दहशतगर्दों के खिलाफ फायरिंग हो रही है जब ये जरबुल एक जनरल रईस शरीफ ने किया था ना दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन, मुझे नाम भूल गया। उसके दौरान मैंने देखा जमीन पर लेटा हुआ है शहीद अर्शद शरीफ, लेट कर बकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है, अपने जवानों के हौसले बुलंद कर रहा है। मैं आपके साथ हूँ, दुनिया आपको देख रही, पाकिस्तान के लोग जवान आपको देख रहे हैं, शाबाश शाबाश वेरी गुड। मतलब इस तरह सपोर्ट करा। मैंने ये खुद वीडियो देखी शहीद अर्शद शरीफ की, वो इतना इनकी इज्जत करता था। लेकिन सच ये था कि वो चाहता था कि यार जैसे बॉर्डर पर ही रहे, हमारी सिर्फ भाई हमारी हमें छोड़ दे, हम अपने अंदरूनी मामला तय कर लेंगे। अगर ये इन्वॉल्वमेंट ना होती तो आज पाकिस्तान कहाँ का कहाँ होता। ये लोग सब कहते, जब शुरू में लोग सब कहते थे कि आपकी फौज गंदी, बड़ा गुस्सा आता था लोगों पर, बड़ी गुस्सा। फिर चीज़ों का आस्ता एनालाइज। ये क्या कह रहा है कि हमें वाकई उस वक्त बड़ा गुस्सा आता था। पहले बहुत गुस्सा, जब मैं भी शुरू बैठा था मैं भी बड़ी इनकी मतलब क्लास लेता, बड़ी अजीब गरीब बातें मुझे लगती थी। तो मैं कहता मेरे ये भी डायलॉग था कि आपकी गर्दन में सरिया किसी ने हम वो निकाल देंगे। तो लेकिन आज पता चला कि भाई सारे के सारे करतूत तो हमारे बूटों के, सच यही है। और जो मोहब्बत जो प्यार होता है वो जब उठ जाए ना जिस शख्स से या जिस से भी, तो जो नफरत होती है वो बहुत ज़्यादा एक हाथ होती है, हाथ से बहुत ज़्यादा जो है ना होती है। तो ये हमें जो उनसे अब कह लें कि नफरत हो चुकी है ना हमें अपनी आर्मी से, ये कभी ख़त्म नहीं होगी चाहे वो जो मर्जी का, क्योंकि ये सच की बुनियाद पर हो गया। बिल्कुल सच है। पहले था झूठ, अब इसको जितना मैनिपुलेट कितना कर सकते हैं, क्या कर लेंगे। अब सारा आईना हमारे सामने आ चुका कितना है, चेंज कर लेंगे, क्या आप कर लेंगे। हमें मारे पीटेंगे, मारने पीटने से तो हमारे दिल में खौफ आने से रहा। कितनों को मार भी लिया है, कितनों को मारा है। लेकिन इस तरह ये जो यूट्यूब का या जो बंद कर रहे हैं जिसका, ये सोशल मीडिया भी बड़ी कमाल की चीज़ है वैसे। बिल्कुल मेन स्ट्रीम मीडिया तो इसको बात नहीं बता सकता, बेचारे गुलाम है वो भी। तो ये थैंक्स है सोशल मीडिया के, हमें असल हकीकतें पता चल रही है। ठीक है, चीज़ें झूठ भी होती हैं, उसको सर्च करना चाहिए, परखना चाहिए कि क्या ये सच है कि झूठ है। तो उसके लिए हमारे पास प्लेटफॉर्म है, हम सर्च करें, हमारे पास गूगल है, हम देखें और भी काफ़ी चीज़ें लिंक्स चेक करें कि क्या होगा सच है कि झूठ है। बिल्कुल इसी तरह ही है। और देखें कि हम जितनी हमें पता है, जो आप बताए लोग सर ने कहा, आपने तो एक इदारे का नाम बताया ना स्पार्को का, कि उसके जो पिछले हेड है वो कौन? नहीं, वो मैंने कल नाम लिया था, आज लोग सर ने उसका नाम ले लिया। हमारे PPSC के जो सरबराह बने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल अजीज साहब, मतलब पाकिस्तान के जो एजुकेशन का डिपार्टमेंट है उसमें भी इतना पढ़ा लिखा आदमी कोई नहीं, सिविलियन पाकिस्तान के एजुकेशन पढ़ लिखा कोई नहीं कि वो एक सिविलियन बंदा हमारा एजुकेशन सिस्टम संभाल सके। वो भी एक जंग करने वाला आर्मी ऑफिसर को क्या पता कि एजुकेशन सिस्टम कैसे चलाना है। वो जब रिटायर होता है तो जो उसका माइंड होता है वो बिल्कुल फारग हो चुका होता है। उसको आप खुद देख लें कि आपके इलाके में जो फौजी होंगे, वो जो आम लोग हैं उनकी जो कंडीशन होती है ना, मतलब कि बोलने का अंदाज या वो बड़े मौजूद होते हैं। मैं ये गलत आप बोल रहे हैं। नहीं मेरी बात नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। जो सही होते हैं ना, बड़े मौजूद होते हैं, मैं बता, बड़े अमन पसंद होते हैं। मेरे अपने ही मेरे पापा के अंकल हैं, अंकल नहीं, हाँ मेरे पापा के, समझ लें कि मेरे ही रिश्ते में दूर दराज का रिश्ता। तो वो एयरफोर्स में थे, रिटायर थे, वो बड़े अमन पसंद है। ना वो किसी को बुरा ना अच्छा। हाँ रूल्स के सख्त हैं, सख्त इसलिए कि वो कहीं ना कहीं हमारे साथ ही जो है ना चौराहा है, चौक है, उनके साथ ही घर साथ ही 10-15 कदम पर। तो वो अगर बच्चे गली में खेलते हैं चौराहे पर, सारी बातें रेडी वाले भी आते हैं सारी चीज़ें लेकर, तो बच्चे लेन देन तो शोर शराबा होता है, तो वो शोर शराबे से बड़े चिढ़ते हैं। तो फिर वो जो HD गर्ल निकालते हैं ना, वो सुनने वाली होती हैं। तो बात करने का मेरा मकसद ये है कि वो थोड़ा सा अमन पसंद है, ना किसी को बुरा अच्छा किसी को कुछ नहीं कहता, अपने टू दी पॉइंट। यार अब उनकी किसने बात की, मैंने एग्जांपल दी है। एग्जांपल है, आप एक बंदे को तो फिट नहीं कर सकते, मैं पूरी आर्मी वालों की बात। लेकिन इतना जरूर है कि शर्म आ रही है कि हमारे पूरे
एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर एक बंदा भी ऐसा पढ़ा हुआ नहीं है जो एजुकेशन वापडा का जो चेयरमैन लख है, दी कौन लानत है? हमारी फिर एजुकेशन पर और हमारे इस तलीम पर, हमारे इस पूरे निज़ाम पर लानत है, करोड़ों दफ़ा लानत है कि एक बंदा भी ऐसा प्रोड्यूस एजुकेशन वाले भी प्रोड्यूस कर सके जो उनका एजुकेशन सिस्टम संभाल सके। जो सिस्टम का हिस्सा है वो नहीं संभाल रहे, जो एक बॉर्डर पर लड़ने वाला फौजी है वो आकर हमारा एजुकेशन सिस्टम संभाले। लानत है हमारी सारी तलीम पर, साथ ही मेरे हम इतनी भी हमारे अंदर एबिलिटी नहीं है। अगर यार एबिलिटी की बात नहीं, आपको पता क्या आने नहीं देते किसी को। देखिए कि वो खुद ही वापडा का जो चेयरमैन कंट्रोलर है आर्मी चीफ रिटायर्ड और लेफ्टिनेंट कर्नल वो भी है नादरा का, नायब का, उसके बाद अब एजुकेशन सभी का का ये तुम्हें पता है ना जिम्मेदारी। ये तो हमें पता है। तो मैं कहता हूँ कि सभी के वो ही हैं। वापडा हमारा मतलब है, हमारा वो है, वापडा का मतलब है जो तवानाई का शोबा है। आपको शायद पता ना हो क्योंकि वापडा आप समझे कौन सा दारा तवानाई के टोटल में है चेक किया हुआ मतलब को भाई मेरे। ये एजुकेशन ही बची थी, इसमें भी अब रिटायर्ड जनरल, मेजर, कर्नल, ये भला 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 अब्दुल अजीज नाम गंदे नाम जोड़ देते हैं सब। और हमारे मुझे तो यकीन है आज मेरी अपनी तलीम पर मुझे नफरत हो रही है कि मैं एजुकेशन का बंदा होगा, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक बंदा भी ऐसा नहीं है कि जो हमारा एजुकेशन संभाल सके। उधर भी रिटायर्ड जनरल अब्दुल अजीज साहब आ गए। यार बात खत्म कर, मिलते हैं नई वीडियो में। हमारी ज़िंदगी ऐसे, हम ऐसे कीड़े मकोड़े हैं और रहेंगे, और तब तक रहेंगे जब तक हम इनके गिरेबानों से नहीं पकड़ेंगे। कि तुम ही हो सारी दुनिया इस पाकिस्तान के अंदर, तुम ही पढ़े लिखे हो, तुम ही एजुकेटेड हो, तुम ही एक प्रधान हो। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नाटक साथ। गॉड ब्लेस।